मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें मेरे व्हाट्सएप नंबर को लेकर। आप अगर आपका कोई सवाल है, आप कुछ मुझसे जानकारी चाहते हैं, तो पहले मेरे इस व्हाट्सएप पर आप एसएमएस करें। उसके बाद ही मैं आपको समय दूंगा, तभी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे ही परेशान करते हैं कि डायरेक्ट उठाया नंबर उठाकर मुझे कॉल कर देते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप कॉलिंग नंबर बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरा दूसरा नंबर है, लेकिन आप पहले इस व्हाट्सएप पर मुझे एसएमएस जरूर करें, तभी मैं आपको समय दे पाऊंगा। भूमि का पट्टा असली मालिक कौन, 1973 में से आज तक। अब मैं यहाँ पर आज इस वीडियो के अंदर आपको इतनी बेहतरीन बात बताने वाला हूँ, कोई भी नहीं आदमी आपको ये बात बता सकता है। मान लीजिए कि आपको 1973 में कोई पट्टा हुआ था, 85 में कोई पट्टा हुआ था, या 73 में कोई आपको पट्टा हुआ था, लेकिन आज के कानून को देखते हुए, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के नियम को देखते हुए, भूमि आवंटन के, तो आज का वो पट्टा कैंसिल हो सकता है। क्योंकि इसका कारण एक ही है, मैं विस्तार से आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। बहुत से लोग इसी विवाद में उलझे हुए हैं, और जब उनके विवाद में उलझे हुए होते हैं, मुझे एक कॉल आया था, उन्होंने मुझे बताया कि अकरम भाई सन 1973 या 82 इसके लगभग हमारा एक पट्टा हुआ था। फिर भाई क्या हुआ? भाई उसके अंदर जो है एसडीएम के यहाँ पर बात चला कि ये मुकदमा इसलिए चला कि भाई ये पट्टा कैंसिल हो जाए, लेकिन एसडीएम ने मेरा आदेश झुका तो रखा, लेकिन कलेक्टर के यहाँ गए तो कलेक्टर ने 1973 के पट्टे का, यानी कि को खारिज कर दिया। आबादी का पट्टा था, और उसमें मैटर ये था कि आबादी आरक्षित भूमि के अंदर, हरिजन आबादी आरक्षित भूमि के अंदर सामान्य वर्ग के व्यक्ति को पट्टा क्यों दिया गया? भाई आज के नियम में 2000 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते। अगर आरक्षित भूमि अनुसूचित जनजाति के नाम से है, तो इस पर ना तो ओबीसी को और ना ही मिलेगा सामान्य वर्ग के व्यक्ति को पट्टा। अब 1973 में ये कैसे दे दिया भाई? इसकी एप्लीकेशन लगाई, एप्लीकेशन लगाने के बाद कोर्ट, एसडीएम के न्यायालय में गया। एसडीएम ने तो, समझदार एसडीएम था, उसने तो बिल्कुल सही दिया। उसने कहा कि पट्टा सही तरीके से हुआ है। लेकिन कलेक्टर के यहाँ पर गया तो वहां कुछ घूसखोरी चली होगी, उन्होंने लिख दिया कि पट्टा तो कैंसिल किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि अगर आपके पास भी 1973 का कोई पट्टा है, 82 का कोई पट्टा है, 76 का कोई पट्टा है, जिसके कागज आपके पास है और पट्टा जेन्युइन है, तो अगर आपकी कोई शिकायत करता है कि क्या 1973 का पट्टा आज की तारीख में कैंसिल हो सकता है, तो चलिए आज की इस वीडियो में विस्तार से मैं बात करूंगा। और सबसे पहले आपको बता दूं, इस वीडियो को आप लाइक करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर। यार मैं समय आपका ज्यादा ले रहा हूं, चलिए वीडियो विस्तार से शुरू करता हूं, ताकि आप ये ना कहें कि अकरम भाई बहुत लंबा इंट्रो करता है, बहुत ज्यादा बकवास करता है। चलिए मैं आपको बता देता हूं, भूमि पट्टा असली हकदार कौन, यानी 1973। 1973 के नियम के अनुसार आज उस भूमि का असल हकदार कौन है? असल बात तो ये है, उत्तर प्रदेश भूमि पट्टा यानी कि जो लैंड लेस अलॉटमेंट की प्रक्रिया और पात्र मापदंड यानी समय के साथ बदल गए हैं। 1973 में यह व्यवस्था, यानी कि उत्तर प्रदेश जमींदारा उन्मूलन भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के तहत चलती थी। बाई 2006 के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर राजस्व संहिता को बदला गया। यहां पर आप ये बात आप नोट कर लें। इससे पहले कौन सा नियम चलता था? इससे पहले नियम चलता था उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950, और उसका नियम अलग था। लेकिन वर्ष 2006 में जो राजस्व संहिता आई, उसका नियम अलग है भूमि आवंटन को लेकर। अब आज के नियम में अगर आप देखेंगे तो भाई पुराने पट्टे को तो आप कहेंगे पट्टा अवैध हुआ है। क्या ये पट्टा लीगल है? क्या ये सही है? क्या अगर इसे कोई न्यायालय में लेकर जाता है, क्या ये पट्टा रद्द हो सकता है? बहुत से लोगों का यही सवाल है, और बहुत से लोग तो इस टॉपिक को सर्च करते 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 पता नहीं कहां तक चले जाते हैं, लेकिन इस प्रकार की वीडियो नहीं मिलती है। जबकि आज उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के द्वारा जो है नियंत्रित है, मैंने पहले ही बता दिया है, दोनों का कानूनों में पट्टे की असली हकदार व्यक्ति होता है जो सामाजिक आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा कमजोर होता है, और जिसे कानूनी रूप से यानी प्राथमिकता यानी प्रेफरेंस दी गई हो। अब जानकारी ये करते हैं कि 1973 जमींदारी उन्मूलन भूमि व्यवस्था 1900
1950 के बारे में मैं आपको स्क्रीन पर जाकर दिखाता हूं कि पहले क्या नियम थे। अभी के नियम नहीं है ये, 2006 से पहले ये क्या नियम थे। यहीं पर आपको पता चल जाएगा कि आखिर पट्टा आपका नकली है या असली है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के बाद पहले 1973 के नियम, यानी कौन से नियम थे? UPZALR एक्ट 1950 के तहत। और यहां पर पुराने कानून में पट्टा देने की जो प्राथमिकता थी वो मुख्य रूप से जातिगत और आर्थिक स्थिति पर आधारित नहीं थी। कहने का मतलब यही है कि भाई 1973, 82, 86, 83 के पट्टे में हरिजन आबादी आरक्षित थी, लेकिन सामान्य ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को क्यों पट्टा दे दिया? तो मैंने यहाँ पर सीधा आपको बता दिया है कि पुराने कानून में पट्टा देने की प्राथमिकता मुख्य रूप से जातिगत और आर्थिक स्थिति पर आधारित बिल्कुल भी नहीं थी। अब भाई एससी का इसे देना ही देना है, या सामान्य का है इसे नहीं देना है, सबको पट्टा मिलता था, भले ही भूमि आबादी में आरक्षित थी। तो चलिए चार्ट को दिखा देता हूं, और चार्ट को दिखाने पहले मैं अपनी लाइन सही कर लूं, उसके बाद आपको विस्तार से दिखाऊंगा। यानी कि सर्वोच्च प्राथमिकता टॉप रिपोर्टरी, यानी भूमिहीन अनुसूचित जनजाति एससी और अनुसूचित जाति एसटी के सदस्य, यानी कि श्रेणी जो क्लास होती थी, इन्हें इन श्रेणी के व्यक्तियों को पट्टा मिलता था। या तो भाई वो भूमिहीन हो, अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो, या अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो। और उसकी मुख्य शर्त ये होती थी 1973 में, ऐसे व्यक्ति जिनके पास खेती के लिए कोई जमीन नहीं है या बहुत कम जमीन है, ऐसे व्यक्तियों को भी प्रायोरिटी पर रखा जाता था, भले ही भूमि आरक्षित एससी की हो। समझिए, तो ऐसे व्यक्तियों को भी रखा जाता था जिनके पास खेती के लिए कोई जमीन नहीं होती थी, चाहे वो सामान्य श्रेणी का व्यक्ति था, चाहे वो ओबीसी वर्ग का व्यक्ति था, उसे भी उसमें शामिल किया जाता था 1973 के नियम 1950, यानी कि UPZALR एक्ट 1950 के अंतर्गत। अब मैं आपको दिखा दूं कि दूसरी प्राथमिकता इस कानून के अंदर ये थी, पहले कानून के अंदर भूमिहीन, ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग का व्यक्ति, गरीब व्यक्ति। सामान्य वर्ग का अगर गरीब व्यक्ति है तो उसे भी ऐसी ही उसमें रखा जाता था। कहने का मतलब यही है कि आरक्षित का मामला जब ऐसा नहीं था, अगर आरक्षित भूमि थी एससी की तो उसमें ऐसे सामान्य वर्ग के व्यक्ति को भी रख लिया जाता था। नियम कहता था कि जो भूमिहीन हो, गरीब हो, और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आता हो। अब ईडब्ल्यूएस है, पहले वो बीपीएल श्रेणी कहा जाता है, अब ईडब्ल्यूएस। अब जब आपसे पूछा जाएगा कि आप सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं तो आपके पास दिखाइए कि आप गरीबी रेखा से नीचे, तो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र आपसे लिया जाएगा। पहले बीपीएल सूची चलती थी, उसके आधार पर या फिर आर्थिक स्थिति के आधार पर चलता होगा पहले ऐसा। चलिए, भूमिहीन कृषि मजदूर और हस्तशिल्पी, यानी इनके जीवन व्यापन करने वाले साधन जो इस प्रकार के गांव के अंदर नाई का काम करते थे, शिल्पकार का काम करते थे, कुम्हार का काम करते थे, दर्जी का काम करते थे, अन्य जाति कश्यप समाज के व्यक्ति जो अन्य जिस जिस बिरादरी का जो कार्य होता था उस कार्य के अनुसार अगर वो लोग भूमिहीन होते थे, उन लोगों को भी यानी भूमि के उस पट्टे में रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। लेकिन पहले अगर भूमि आरक्षित हरिजन आबादी की थी तो उसमें ही इन्हें शामिल कर लिया जाता, लेकिन आज के नए नियम में नहीं। अगर अनुसूचित जाति का ही पट्टा है तो अनुसूचित जाति के ही व्यक्ति को मिलेगा। चलिए, तीसरी प्राथमिकता पुराने कानून में यह थी कि भूतपूर्व सैनिक, विकलांग व्यक्ति और अन्य गरीब परिवार भी इसमें शामिल किया जाता था। पुराने नियम के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत की जमीन या कब्जा नहीं किए हुए हैं लेकिन जरूरतमंद हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी इस प्रायोरिटी में रखा जाता था। कहने का मतलब यही है कि 1973 में आबादी, आवासीय भूमि और कृषि भूमि दोनों के पट्टों को अनुसूचित जाति के भूमिहीन व्यक्तियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं था पुराने कानून के अंदर भाई। अब यही आप समझाएंगे लास्ट वीडियो के एंड में, जब मैं सार को ऊपर से खींच कर नीचे की तरफ लाऊंगा, आप समझ जाएंगे भाई हमारा पट्टा पुराना भले ही है लेकिन हमारा पट्टा कैंसिल बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और मैंने देखा है कि न्यायालयों के अंदर ऐसे पट्टे के ऊपर ना मेरे भाई कैंसिल कर दिए गए हैं, पता नहीं कि उन्हें इस नियम के बारे में जानकारी है या नहीं है। बहुत से विद्वान मेरा इस यूट्यूब चैनल को देखते हैं और देख कर के बाद मुझसे ही बहस करते हैं। वो कहते हैं कि यार अकरम भाई,
वो आपने फला वीडियो में ये बात बताई है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपने ये बात बताई थी कि अकरम भाई ये मामला है, मैं फट समझ जाता हूँ कि ये विद्वान व्यक्ति है, या तो अपना मामला सोल्व कराने के लिए मुझसे बात कर रहा है, या फिर मेरा इम्तिहान ले रहा है, या फिर इसे कुछ भी जानकारी नहीं है। बातों से ही मैं पता लगा लेता हूँ। तो चलिए आज के नियम में देखते हैं कि आज उत्तर प्रदेश नियम यूपी राजस्व संहिता 2006 की धारा 125-26 के अंतर ये आवंटन किस प्रकार से होता है। पहला आवंटन के बारे में मैंने आपको फुल बता दिया यार, वीडियो को पूरा देखते रहिए मेरे भाई, आगे मजे वाली बात और होने वाली। आज के नियम के अनुसार अगर 125-26 राजस्व संहिता 125-26 नियम के अनुसार राजस्व यानी कि राजस्व संहिता 2006 की इन प्राथमिकताओं और स्पष्ट किया है कि आज की प्राथमिकता सिद्धांत वही है जिसमें गरीब और जरूरत व्यक्तियों को पहले और जो है दिए जाते हैं, और राजस्व संहिता 2006 के तहत यानी कि भूमिहीन व्यक्ति को पट्टा देने का क्रम यानी लैंड अलॉटमेंट पार्टली यानी इस प्रकार से होती है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। नंबर एक, कृषि भूमि एग्रीकल्चर लैंड पट्टे के असली हकदार कौन होते हैं। एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहा हूं भाई अभी मैं, आबादी की इसके बाद में बात करूंगा, कभी आप इसे आबादी में ले जाए। एग्रीकल्चर लैंड में नए नियम के अनुसार राजस्व संहिता 2006 की धारा 125 और 26 के अनुसार अगर कृषि भूमि का पट्टा है तो उसमें किन व्यक्तियों को पट्टा मिल सकता है। भूमिहीन एससी एसटी का सदस्य ऐसे व्यक्ति जिनके पास कोई भूमि नहीं है और एससी एसटी वर्ग से आते हैं, ऐसे व्यक्ति को पट्टा मिल जाएगा। नंबर दो, भूमिहीन ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग और भूमिहीन व्यक्ति को भी पट्टा मिल जाएगा। नंबर तीन, भूमिहीन सामान्य वर्ग के गरीब सदस्य, जैसा कि मैंने आपको कहा था भाई, अब जाना आप अगर सामान्य वर्ग के व्यक्ति है ईडब्ल्यूएस जरूर देना पड़ेगा, वो प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, तभी आपको कृषि भूमि का पट्टा भी आवंटित होगा। पहले तो कह देते थे भाई, प्रधान लोग ही कह देते थे भाई अरे भाई ये तो गरीब आदमी है, इसके बेचारे कोई नहीं, तो उसे रख लिया जाता। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ईडब्ल्यूएस ओबीसी और सामान्य वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए यानी आय प्रमाण पत्र जरूर चाहिएगा। समझ गए आप मेरी बात। चलिए मैं आपको बता देता हूं। अगर भूतपूर्व सैनिक और शहीद के आश्रित है, मान लीजिए कोई भूतपूर्व सैनिक है और कोई वीर गति को प्राप्त हो गया है, तो सशस्त्र बल पूर्व भूतपूर्व सैनिक और यानी युद्धम आतंकवादी के हमले से शहीद हुआ व्यक्ति के जो परिवार के बच्चे में आश्रित होते हैं उन लोगों को भी भूमि का पट्टा मिल सकता है उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 में। दिव्यांग व्यक्ति, जो व्यक्ति 40% से अधिक विकलांग हो, ग्रस्त हो, उस व्यक्ति को भी पट्टा यानी मिल जाता है आज के नियम के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 धारा 125-26। आबादी भूमि यानी कि रेजिडेंशियल लैंड भूमि पट्टे का असली हकदार कौन होता है। यहाँ मैं अब पहले मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर लैंड का पट्टा किसे मिलता है आज के नियम के अनुसार, और अब आबादी के पट्टे पर आ गए। अब तुलना करते हैं 1973 और 2006। अब आबादी का पट्टा किन लोगों को होगा। मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है कि आबादी का पट्टा पहले सामान्य वर्ग को भी रख लेते थे आबादी की आरक्षित भूमि के अंदर, और जनाब ओबीसी को भी रख लेते हैं भूमि, भले ही आरक्षित आबादी एससी की हो। लेकिन अब क्या कहता है नियम, ये आप देख लेना चाहिए। भूमिहीन एससी एसटी परिवार के पास गांव में रहने के लिए कोई मकान या जमीन नहीं है तो भूमिहीन ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के भूमिहीन परिवार को पट्टा मिल सकता है। भूमिहीन सामान्य वर्ग गरीब परिवार, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को परिवार को पट्टा बिल्कुल मिल सकता है। यहाँ अभी आबादी आरक्षित भूमि का जिक्र बिल्कुल भी नहीं आया है। अन्य कमजोर परिवार, बाढ़, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्ति को पट्टा मिल सकता है। अब 1973 और आज के नियम के अनुसार अंतर क्या है, यहां से अब काम शुरू होता है। वीडियो भले ही लंबी होगी लेकिन समझ में आपको नहीं आई है तो कोई बात नहीं, आप स्किप करके जा सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सकता है कि आगे मैं आपके लिए कोई अच्छी वीडियो बना दूं। तो चलिए कानून क्या कहता है 1973 से आज के नियम में अंतर क्या है। ये तो है पुराना नियम और ये है नया नियम। चलिए कानून क्या कहता है 1973 यानी कि
यूपीएजेडएलआर एक्ट 1950, यूपी जमींदारा उन्मूलन भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 और उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 जो आज यानी लागू है। ये पुरानी है और ये नया कानून है। चलिए, मूल सिद्धांत सामाजिक वर्ग एससी एसटी के अत्यधिक प्राथमिकता। यहां पर सामाजिक वर्ग के साथ आर्थिक कमजोर बीपीएल धारक अन्य महत्वपूर्ण यानी आय को भी महत्व दिया गया है नए नियम के अंदर। अवैधता की जांच एसडीएम को अवैध पट्टा रद्द करने की सीमित शक्तियां हैं। एसडीएम को सार्वजनिक हित नए कानून में सार्वजनिक हित में अवैध पट्टों को किसी भी समय बिना समय सीमा के रद्द करने का व्यापक शक्ति है, तुरंत कर सकता है भाई। लेकिन पुराने कानून में जो एसडीएम का जो ताकत थी वो कम थी और नए कानून में ज्यादा है। पारदर्शिता की अगर बात करें, पुराने कानून में प्रक्रिया अक्सर कर कागजी और जटिल होती थी, लेकिन आज के नियम में आज प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और विवादों समाधानों से अधिक और जोर दिया गया है। यानी कि मिलाकर बात कुल ऐसी है कि आज के कानून में यूपीआरसी 2006 के अनुसार और पट्टे का असली हकदार वही व्यक्ति है जो भूमिहीन हो, उसके पास पर्याप्त भूमि ना हो, गरीबी रेखा से नीचे हो, बीपीएल जीवन यापन कर रहा हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित। इन्हें आज सर्वोच्च प्राथमिकता मिली हुई है, लेकिन पहले इस प्रकार की प्राथमिकता नहीं थी। और पट्टा प्राप्त करने के लिए यानी कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह से पालन करता हो, ग्राम समाज प्रस्ताव में एसडीएम का अनुमोदन से, यानी यदि कोई पट्टा 1973 के नियम का उल्लंघन करके जैसे पात्र एससी व्यक्ति की उपस्थिति में सामान्य वर्ग और गैर भूमिहीन व्यक्ति को दिया गया था, तो आज भी वह पट्टा शून्य माना जाएगा और एसडीएम को इसे रद्द कर सकता है। लेकिन अगर 1973 में पट्टा एसडीएम के द्वारा ग्राम पंचायत के द्वारा किया गया था और उसके अंदर कोई भी गलत तरीके से आवंटन नहीं हुआ था, तो एसडीएम के पास आज पावर नहीं कि उस पुराने पट्टे को वो कैंसिल कर दे। अगर 1973 में इस प्रकार का पट्टा हुआ था और वो पट्टा अवैध था, तो आज के नियम में एसडीएम को पावर है कि उस पट्टे को कैंसिल कर सकता है। तो निष्कर्ष आपको मिल गया है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को यार लाइक वीडियो को जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हाँ, और मैंने पहले ही बता दिया है भाई, मुझे पहले एसएमएस करें उसके बाद ही मुझे कॉल करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।